बीजापुर गांव में सुबह के 4 बजे थे। खेतों से भोर की बूंदें टपक रही थीं। गांव में कोई भी चीज को बड़े उत्साह से देखा जाता है। एक बूढ़े आदमी ने देखा और बोला, अबे देख रहे हो कौन आया है इतनी सुबह इतनी बड़ी गाड़ी में। गाड़ी भी तो कितनी सुंदर है उनकी, ये भी तो देखो। ये तो है, अमीर लोगों की बातें भी अनेक होती हैं। इन सब बातों से अनजान गाड़ी से एक औरत उतरी। सिर से पांव तक लाल दी साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी बिंदी, घूंघट इतना लंबा कि चेहरे की झलक तक न दिखे। उसके पीछे उतरा एक युवक, अर्जुन यादव, गांव का बेटा, जो कई साल पहले शहर चला गया था और अब बहू लेकर लौटा था। अरे ये तो अपना अर्जुन लगता है, बहुरिया लेकर आया है। अरे अर्जुन तुम, इसका ब्याह हो गया तभी तो बहू ले आया है। नमस्ते चाचा, नमस्ते सबको। शहर से बहू लाया हूँ, सिया नाम है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए बस। हमारा आशीर्वाद तो सदैव इस गांव के सभी बच्चों के साथ है बेटा, सदा खुश रहो। अर्जुन को तो सब जानते थे, लेकिन बहू नई थी तो लोगों की निगाहें बहू पर टिकी थीं, जो चुपचाप खड़ी रही। हाँ, लाल लाल चूड़ियां, घूंघट पूरा, मगर पाँव में पायल नहीं। कुछ अजीब सी है ये बहू। कैसे पुतले की तरह खड़ी है, बिल्कुल सीधी। अरे मैं तो बस बता रही थी, बहू बहुत अच्छी है, बिल्कुल सीधी, मॉडल जैसी। अर्जुन अपनी माँ ललिता देवी के पास पहुंचा। हट, मुझे ठीक से देखने तो दे। ललिता देवी ने बहू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन शहर की बहुएं क्या जाने रोटियां बेलना, गोबर उठाना, चूल्हा जलाना। निभा पाएगी या अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहेगी? अगर चुपचाप पड़ी रहने वाली लेकर आया है तो फिर क्या बहुरिया का सुख? आती नहीं आती क्या फर्क पड़ता है? सिया सब सुन रही थी। वो सिर झुकाकर बोली, नहीं अम्मा, मैं कोशिश करूंगी, और मुझे बहुत सारी चीजें आती भी हैं। जो ना आए आप बता देना। ललिता को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा कंपन लगा, जैसे किसी गहरी गुफा से आई हो, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सोचा नई बहू है, मन का वहम होगा। ठीक है, वो तो समय बताएगा कि तुम कितना काम कर पा रही हो और कितना नहीं, या कितना सीख पा रही हो। हाँ, अगले दिन गांव भर में बात फैल गई कि अर्जुन अपने साथ शहर की बहू लाया है। अरे अर्जुन की बहू को देखा, वो शहर की बहू लाया है। बेचारी ललिता भाभी के तो करम ही फूट गए, जो शहर की बहू उठा लाया उनका बेटा। हाँ, सुना तो है मैंने भी, लेकिन ये भी सुना है कि बहुत सुंदर और शर्मीली है। शहर की बहुएं कहाँ शर्माती हैं? हर कोई नई बहू को देखने के लिए उत्सुक था, मगर सिया कभी बाहर नहीं निकलती, न कुएं पर जाती, न मंदिर, न ही आंगन में आती। कहा था ना मैंने, शहर की बहुरिया लेकर आए हो। वो अंदर ही बैठी रहती है, कहीं भी दिखाई नहीं देती कि उसका चेहरा दिखाई दे। घर जाओगे तभी सामने आती है, वरना हमेशा अंदर ही रहती है। कल चलते हैं फिर उनके घर बहू को देखने। हाँ, क्या पता तब दिख जाए, आखिर कितनी सुंदर है वो। दोनों अगले दिन जाती हैं तो सच में सिया बहुत सुंदर होती है। दोनों खुश होकर अपने घर चली जाती हैं। हाय हाय, गलत थे हम तो। वो तो कितनी अच्छी है बेचारी। हाँ, कितना अच्छा खाना बनाती है, बातें भी करती है और आकर बैठी भी साथ में। सच में ललिता के तो भाग ही खुल गए। फिर एक रात ललिता देवी की नींद टूटी। उसे लगा कोई रसोई में बर्तन खड़का रहा है। हैं? ये इतनी रात गए, रसोई घर में कौन क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे उठी और बिना आवाज किए रसोई तक पहुंची। रसोई में सिया खड़ी थी। हैं? ये तो सिया है, लेकिन ये क्या कर रही है? ललिता की नजर सिया के सामने रखी थाली पर पड़ी। थाली का रंग लाल था, जिसमें कुछ काले धागे, नींबू और हड्डियां पड़ी थीं। हे भगवान, ये क्या बला है? ये क्या कर रही है? ललिता ने सिया को देखा तो वो कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सब देखकर ललिता बहुत डर गई, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो पानी का लोटा था वो उसके हाथ, और एकदम से शोर हुआ। ललिता बहुत घबरा गई। तभी सिया ने उसको पलटकर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं।
पर अगले ही पल सिया सामान्य हो गई और बोली, क्या हुआ माँ? पानी चाहिए था क्या आपको? वो क्या है ना अम्मा, मैं व्रत कर रही हूँ, माँ काली का पूजन। हाँ, इसीलिए ये सब रखा हुआ है। ललिता ने कुछ नहीं बोला और वहां से चुपचाप चली गई। फिर ललिता डरते डरते खुद से बोली, ये किस तरह की पूजा करती हैं ये शहर की बहुएं? अगली सुबह ललिता ने ये सारा किस्सा अर्जुन के सामने सुनाया। तब वहां पर सिया नहीं थी। अर्जुन ने जैसे ही ये सब सुना तो वो हंसने लगा। मगर गांव में बदलाव आने लगे थे। कुएं का पानी सड़ने लगा। हाय हाय, रात को घरों के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। बुजुर्ग चंपा बुआ, जो पूरे गांव की झाड़ फूंक वाली थीं, एक दिन वो रात को किसी के घर से आ रही थीं, झाड़ फूंक करके। तभी उन्होंने देखा एक चुड़ैल को। हे भगवान, उन्होंने अपनी बहू से कहा, एक चुड़ैल को देखा मैंने, उड़ते हुए। आधी रात को खेत के बीचों बीच खड़ी रहती है। फिर एक रात अर्जुन की नींद टूटी। उसने देखा सिया आईने के सामने खड़ी है, मगर आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं दिख रहा था जैसा कि वास्तविक था। वो एक चुड़ैल थी। ये देखकर अर्जुन घबरा गया। अर्जुन को समझ आया, गांव वाले सही कह रहे थे। ये सिया नहीं, कोई चुड़ैल है जिसने लड़की का रूप लिया था। गांव की एक पुरानी चुड़ैल भी थी, बिजनी, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसने जब अपने बारे में सुना तो वो भी वापस आ गई। सिया और बिजनी दोनों चुड़ैलें एक दूसरे की दुश्मन थीं। सिया शहर की थी और बिजनी गांव की, लेकिन दोनों का उद्देश्य था गांव पर अधिकार। दोनों का आमना सामना हुआ और अब गांव बना था युद्ध भूमि। सिंगरौलीपुर गांव अब डर की गिरफ्त में था। कोई अनदेखा भय समाया हुआ था। क्या हुआ बेटा? अर्जुन परेशान था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, रातों की नींद गायब और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। तभी वहां चंपा बुआ आई। उनके हाथ में था एक पुराना कागज। बेटा अर्जुन, ये गांव पहले भी चुड़ैलों का अखाड़ा बन चुका है। 100 साल पहले भी एक औरत शहर से आई थी। उसका नाम भी सिया ही था। उसने गांव की आत्माओं को मुक्त करने का झांसा देकर उनका इस्तेमाल किया था। मतलब ये कि जो तुम्हारे साथ है वो कोई नई आत्मा नहीं, ये वही पुरानी आत्मा है जो हर 100 साल में लौटती है, नए रूप में। अर्जुन ने सिया का सामना करने का फैसला किया। उसके चारों ओर एक तांत्रिक मंडल बना था। वो बोल रही थी, आओ आत्माओं, अब मैं तुम्हें शांति दूंगी, लेकिन पहले गांव की माटी को मेरा बना दो। जब मैं औरत थी, मेरी शादी एक तांत्रिक से हुई थी। उसने मेरी आत्मा बेच दी और जब मैंने आत्महत्या की तो मेरी आत्मा को ये गांव निगल गया। अब मैं हर बार लौटती हूँ, हर बार बहू बनकर, हर बार बदला लेने, लेकिन कभी ले नहीं पाई। तभी सामने से आई चुड़ैल बिजनी। बस, अब बहुत हो गया। ये गांव मेरी जागीर है। तू शहर की आत्मा यहाँ की सत्ता नहीं ले सकती। और दोनों आमने सामने हो गईं। अर्जुन अकेले मंदिर गया। उसने पहली बार हाथ जोड़े। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजी। पुराने पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। अर्जुन, सिर्फ तू ही है जो इस बंधन को तोड़ सकता है। तेरे रक्त में गांव और शहर दोनों का मेल है। सिया तेरी पत्नी थी, बिजनी तेरे गांव की आत्मा है। तुझे ही संतुलन बनाना होगा। अर्जुन ने अपनी कलाई काट ली और दोनों चुड़ैलों के तांत्रिक चक्र के बीच प्रवेश किया। उसका रक्त जमीन पर गिरते ही सब कुछ कांप उठा। नहीं, ये मत कर। और तभी दोनों चुड़ैलों की शक्ति एक विस्फोट में विलीन हो गई। आकाश साफ हो गया, हवा शांत हो गई। गांव में पहली बार पूर्णिमा की चांदनी फैली। दिल्ली के दीनदयाल रोड पर शाम ढलते ही एक अजीब सी महक हवा में घुल जाती थी। वहीं एक कोना था जहां हर शाम एक स्टॉल लगाता था।
ये स्टॉल बीते पिछले 3 सालों से उसी जगह पर लग रहा था। स्टॉल पर काम करने वाले का नाम था सुरेश। आओ बेटा आओ, टिक्की बर्गर खाओ, इतना स्वादिष्ट है तुम बार बार खाओगे और लेकर भी जाओगे। ये सुरेश इतनी अच्छी टिक्की बनाएगा और साथ में बर्गर भी देगा। मेरे टिक्की बर्गर और कहीं नहीं मिलेंगे। और ये बात बिल्कुल सही थी। सुरेश के यहाँ जो भी टिक्की खाता था वो घर के लिए पैक करवा कर जरूर लेकर जाता था। उसकी हर एक चीज में स्वाद था। वो हर कॉलेज में फेमस था सुरेश टिक्की वाले के नाम से। सुबह से लगाने के बाद उसका काम रात 10 बजे खत्म होता। तब तक सब शांत हो जाता। ऐसे ही एक दिन सुरेश काम कर रहा था, तभी एक ग्राहक आ गया। भैया एक टिक्की बर्गर मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, उसी के लिए तो खड़ा हूँ। ऐसे करते करते कब रात हुई सुरेश को पता ही नहीं चला। अब उसके घर जाने का समय आ चुका था। तभी एक ग्राहक आया और बोला, हाय साहब, कुछ खाने को है क्या? माफ कीजिए, लेकिन अब 10 बज चुके हैं, मुझे अब जाना होगा। सामान बेचने का समय खत्म हो गया है। ठीक है भैया, मुझे बहुत भूख लगी थी और अब सब बंद हो चुका है। बस आप ही देखें तो सोचा आपसे पूछ लूं एक बार। ग्राहक की बात सुनकर सुरेश को अब दया आ गई। उसने झट से तवा बिठाया और 1-2 आलू जो बचे थे उनसे टिक्की बनाई और बर्गर में भरकर उसने ग्राहक को दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, भगवान आपका भला करे। ये लीजिए पैसे। नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से आपके लिए। लेकिन ये सब करने में सुरेश को 11 बज गए। वो जल्दी जल्दी घर जाने लगा। आज उसके पास उसका ठेला भी था क्योंकि वो उसको पेंट करना चाहता था। तभी जाने कहां से एक ट्रक आया और उसने सुरेश के साथ उसके ठेले को भी उड़ा दिया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? तूने एक ही पल में मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरा परिवार कैसे रहेगा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी भी गलत नहीं सोचा था। सुरेश बैठकर बहुत रोता है। अगली सुबह उसी के सामने से उसकी बॉडी को उठाकर लोग ले जाते हैं। सुरेश अब एक भूत बन चुका था। सुरेश का भूत वहीं बैठा सब देख रहा होता है। वो किसी को नहीं दिखता। वहां एक लड़की रिपोर्टिंग कर रही होती है और वो बोलती है, कल रात यहाँ बड़ा हादसा, ट्रक से टकराया ठेला, हादसे में टिक्की वाले की मौत। बस टिक्की वाला? मेरा कोई नाम नहीं है। कैसी दुनिया है ये? कॉलेज के कुछ बच्चों ने अफसोस जताया। कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया करते थे सुरेश भैया। उनकी टिक्की बर्गर बहुत याद आएगी। बहुत मिस करूंगी मैं उनका टिक्की बर्गर। लेकिन समय के साथ सबने सुरेश को भुला दिया। अब सुरेश तो जा चुका था, जिसका सबूत अगले दिन लोगों को मिल गया था। जब सुरेश का अधजला शव लोगों को मिला तब वो जगह अब खाली रहने लगी। वहां कोई कुछ नहीं बेचता था। सुरेश का भूत बस अब रातों में लोगों को दिखता था। एक दिन भूतिया सुरेश सड़क के किनारे बैठा था, तभी एक लड़का वहां से निकल रहा था। लड़का उसको देखकर बहुत डर गया। मुझे मुझे जाने दो प्लीज, मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। अरे डर क्यों रहे हो? आप शांत हो जाओ, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। काश अगर मैं लोगों को दिन में दिख पाता तो मैं अपना काम फिर से शुरू कर देता और लोग डरते भी नहीं। अब सुरेश को मरे हुए 1 साल हो चुके थे। लोग उसको आते जाते देखते और डरते। जब उसने दिखने की बात बोली तो ये बात बोलते ही अचानक उसके सामने एक आदमी आया और बोला, हाय साहब, ये महिला कॉलेज कहाँ होगा? क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्यों, आप भूत हो क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही। आप जाइए। बता दो भाई, कॉलेज कहाँ है? आगे से दाईं ओर मुड़ जाना, बस स्टॉप के पीछे ही है वो कॉलेज। अब मैं दोबारा अपना स्टॉल लगा सकता हूँ। भूतिया सुरेश ने जब अपनी जेब टटोली तो उसको पैसे मिले जो उसने आखिरी दिन कमाए थे। वो भागकर सामान ले आता है। अब पूरे 1 साल बाद वहीं एक स्टॉल फिर दिखने लगा। उसी नाम का बोर्ड, उसी तरह की टिक्की और सबसे चौंकाने वाली बात, लेकिन लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं, मान लिया कि शायद कोई रिश्तेदार हो। मगर सुरेश अब इंसान नहीं रहा था। बहुत बच्चे तो पास होकर भी जा चुके थे। लोग फिर से भीड़ लगाने लगे। अब हर शाम 6 बजे स्टॉल खुलता और 11 बजे अपने आप बंद। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। सुबह वहां कुछ नहीं होता, न स्टॉल, न चूल्हा, न टेबल। फिर भूतिया सुरेश अपने घर गया। जितने पैसे उसने कमाए थे
उसके थोड़े से रखकर जिससे वो कल का सामान ले सके, बाकी सारे पैसे अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख दिए। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी, लगता ही नहीं जैसे वो अब एक भूत है। हर ग्राहक को देखकर मुस्कुराता और कहता, क्यों बाबूजी, आज नहीं खाएंगे? एक दिन उसको एक ग्राहक बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। भूतिया सुरेश बोला, क्या बात है बाबू, आज बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं। इतने दिनों में आज देखे आप। बताइए बाबू, गरम टिक्की बर्गर लगा दूं? हरा धनिया भी डालूं? हाँ भैया। वो हर किसी से बड़े प्यार से बात करता था। सब लोगों को भूतिया सुरेश का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, इसलिए लोग अक्सर सुरेश के यहाँ टिक्की बर्गर खाने आया करते थे। भैया 2 टिक्की बर्गर लगा देना। एक टिक्की बर्गर कितने का है? एक बर्गर 30 में और 2 लेंगे तो 50 में। वाह, इससे तो मेरा 10 रुपए का फायदा हो गया। आप तो मुझे 2 ही टिक्की बर्गर पैक करके दे दीजिए। जी जरूर, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बनाकर देता हूँ। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सुरेश में एक बात तो थी, वो ग्राहक के पैसे खुद नहीं लेता, बल्कि सामने रखे डिब्बे में ग्राहक पैसे डालता। किसी को कभी उसके हाथ छूते नहीं दिखे। असल में अगर वो किसी भी इंसान को छूता तो उन्हें पता चल जाता कि सुरेश भूत है, क्योंकि वो बहुत ठंडा रहता था। भैया एक बात समझ नहीं आती है, आप कभी भी पैसे हाथ में क्यों नहीं लेते हैं और ना बर्गर हाथ में पकड़ाते हैं? कोई बात है क्या? भूतिया सुरेश थोड़ा सा घबराया और फिर हंसते हुए बोला, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ी सफाई का ध्यान ज्यादा रखता हूँ मैं। आखिर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आप लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? वैसे भी अब लोग भी देख कर खाते हैं कि कौन कितनी सफाई से बनाता है? वहाँ अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे सुरेश को टिक्की बर्गर बनाते हुए कि एक दिन कॉलेज की छात्रा रितिका, जो हर शाम उस स्टॉल से बर्गर खाया करती थी, एक दिन नोटिस करती है कि भूतिया सुरेश की परछाई नहीं पड़ती। रितिका अपने मन ही मन में बोलती है, ये तो बहुत अजीब बात है, सबकी परछाई दिख रही है लेकिन भैया की परछाई तो पड़ ही नहीं रही। ऐसा तो सिर्फ तभी होता है जब कोई इंसान जीवित ही ना हो। रितिका ये सब देखकर बिल्कुल डरती नहीं है, बल्कि जिज्ञासु हो जाती है। वो अगली शाम फिर से स्टॉल पर जाती है और बातों बातों में उससे पूछती है, अच्छा चाचू, आप हर दिन यहीं होते हो? कभी छुट्टी नहीं लेते? या कभी बीमार नहीं पड़ते या कोई काम जिससे आपको छुट्टी लेने की जरूरत महसूस हो? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ? सुरेश मुस्कुराता है और अपने दर्द को छिपाते हुए बोलता है, बेटा जरूरत महसूस तो होती है, लेकिन फिर अपने पापा की कही बात मुझे याद आ जाती है। बेटा वो हमें बचपन में कहा करते थे कि भूख कभी छुट्टी नहीं लेती बेटा, इसीलिए मैं कभी भी छुट्टी लेना पसंद नहीं करता हूँ। उनकी बात मेरे दिमाग में हमेशा आती है जब जब मैं बीमार पड़ता हूँ। रितिका का शक गहरा हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात स्टॉल के पास छुपकर बैठी। रात 12 बजे के बाद स्टॉल बंद हो चुका था, लेकिन सुरेश वहीं खड़ा था। ये कितना खतरनाक है, हम इसके टिक्की बर्गर खाते, मुझे तो उल्टी आ रही है। भूतिया सुरेश हमेशा की तरह सड़क के किनारे बैठा था। तभी वहाँ एक लड़की प्रिया की स्कूटी खराब हो गई। ओहो, स्कूटी को आज ही खराब होना था। तभी उसको सुरेश ने देखा। उसने सोचा इसकी मदद कर दी जाए, लेकिन जैसे प्रिया ने सुरेश को देखा तो वो वहीं बेहोश हो गई। उसने उसको उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। रितिका और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगली सुबह भी सुरेश अपना ठेला लगाता है उसी जज्बे के साथ। रितिका ने आखिरी बार भूतिया सुरेश से पूछा, तुम क्यों नहीं छोड़ते ये दुनिया? क्या तुम मुक्त नहीं होना चाहते? भूतिया सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही पुरानी मुस्कान।